कार्डियक से रिलेटेड हो। सो वो मेरे को लगभग 1-1.5 साल से दिख रहा था, बट कि हाँ हल्का हल्का पेन है, मेरे को स्टेप लेना चाहिए था, बट मैंने कहा नहीं यार देख लेंगे हो जाएगा, ये खा लेंगे वो पी लेंगे इस ये वाली दवाई ले लेंगे तो उससे शायद ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और अगेन जब काफी सीवियर पेन हुआ, देन आई केम टू हॉस्पिटल डायरेक्टली, एंड डॉक्टर्स शांतनु's टीम रियली डिड अ गुड वर्क। काफी कम टाइम में मेरे को रिलीफ मिला और रिलैक्सेशन मिला। सो दिस इज द थिंग व्हिच आई हैड। At that time, if I'm not wrong, he was some 26 years old, 27, I think. है ना? तो कहने का मतलब ये है, young. Even in my previous years, I have operated upon an 18-year-old boy as well. 18 साल की खतरे से खाली नहीं है, और 18 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली जो हम देखते हैं कि खड़े हुए थे बच्चे सडनली कोलैप्स करा है कार्डियक अरेस्ट, उनमें यूजुअली कारण जेनेटिक होता है या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हार्ट पर प्रॉब्लम पड़ता है। जरूरी नहीं कि अंदर ब्लॉकेज हो हार्ट में, इन्फेक्शन या किसी भी स्ट्रेस की वजह से हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और पंपिंग कम हो जाती है और अचानक से हार्ट रुक सकता है। तो 18 के ऊपर हर एक को साल में या 6 महीने में एक बार अपना ईसीजी इको डीएमटी कराना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ईसीजी इको के साथ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। डायबिटिक्स में पेन का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिनके द्वारा पेन या सांस फूलना या स्वेटिंग या अकड़न का पता चलता है। जब वही डैमेज हो जाएंगे तो कई बार सुनने को मिलता है कि ये भाई साहब सोने गए थे, सुबह उठे वो कितना ही नहीं पता चला। मूविंग ऑन विद अनदर पेशेंट, एज वाइज मिस्टर जैन। सो ही हैड गॉन विद, ही वाज हैविंग चेस्ट पेन, 1-1.5 साल से हो रहा था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1-1.5 साल से इनको हो रहा था, जिसको एंजाइना बोलते हैं। एक्सर्ट करने पर इनको होता था, बट क्योंकि यंग होता है आदमी, उस समय एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी नहीं आती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आदमी थोड़ा रिलेक्टेंट होता है कि मैं अस्पताल जाऊं, और अस्पताल जाऊंगी तो भी बस ईसीजी को करा कर आ जाऊं, वो नॉर्मल है तो इट्स ओके, मैं सही हूं। सो 1-1.5 साल होने के बाद जो है ये दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर एंजियोग्राफी कराया, जिसमें इनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज निकला, मगर एक नस जो कि लेफ्ट साइड की मेन नस होती है एलईडी, वो 100% ब्लॉक थी। वहां पर कोशिश करी गई थी कि हाथ से भी हुआ इसका एंजियोग्राफी, लेकिन समहाउ नहीं मिल पाई थी, तो पांव से हुआ था, तो उससे भी रिलक्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि यंग को होता है कि मैं हाथ से ही एंजियोग्राफी हो जाए तो मोबिलाइजेशन और चलना फिरना जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपनी सीडी लेकर आए, हमने देखा, हमने प्लान बनाया। दो इट वाज अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, 100% इतने यंग में करना, जबकि तीनों नसें ब्लॉक हैं, बाकी नसें सपोर्ट करेंगी नहीं करेंगी एंजियोप्लास्टी के समय। इट वाज अ चैलेंज, और खासकर हाथ से करना। तो वी वर लकी एनफ कि मैं तो इनके हाथ से एक्सेस मिल गया था इनकी आर्टरी का, एंड विद दैट उसको हम बोलते हैं सीटीओ, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन, मतलब पत्थर हो जाना नस का, 100% बंद हो गया। उसमें कई टाइम तक हमारे को जूझना पड़ता है कि खुलेगी नहीं खुलेगी नस, तो कई वायरों से, हार्ड वायर से हमें करना पड़ता है। लेकिन लकीली है ना, इनका लक मेरा लक भगवान के साथ में, तो इनकी वो बड़ी वाली नस खुल गई, एंड आई थिंक टुडे ही हैज कम फॉर चेकअप ओनली, तो इट्स जस्ट अ चांस। सो इट ओपनड वेल एंड नाउ ही इज ऑल राइट। बाकी की जो नस है वो काफी डिस्टेंस में थी, तो वो दवाई से कवर अप हो रही है। So I would like him to speak his own story. Good afternoon, everyone. My name is Jayant. Regularly मैं जैसे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कॉलेज बॉय होता है, जैसे नॉर्मल रहता था, जैसे नॉर्मल लाइफ जैसे चलती थी वैसे मैं रहता था। पर बीच में जैसे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे कुछ भी मैं एग्जर्ट करता हूँ या चलता हूँ या थोड़ा सा सामान उठा लिया, कुछ भी हुआ तो बहुत पेन होता था। तो मुझे समझ नहीं आता क्यों हुआ, क्योंकि मैं इतना जैसा कुछ करता नहीं था। तो मैंने नॉर्मल टेस्ट कराया पहले, मतलब मैं राजी नहीं हो रहा था, मेरे फैमिली वाले बहुत टेंशन ले रहे थे इस चीज से। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था अपने पापा मम्मी को छोड़ने, तो वो लोग चल रहे थे, तो उनकी एज समझ सकते हैं वो मेरे से तो ज्यादा ही होगी। वो लोग चल रहे थे, वो थक नहीं रहे, मैं थक जा रहा हूँ। तो उनको कहते हैं ये क्या हो रहा है कि तुम तभी कैसे थक जा रहे हो, हमारी ये देखो तुम्हारी। तो उनको नहीं पता था उस समय कि मेरा ये ब्लॉकेज है।
तो मैं उनको लगा था कि मैं स्टेमिना नहीं है या तुम चलते नहीं हो ऑफिस के चक्कर में या कुछ भी हो सकता है कि इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो। तो मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं है कि स्टेमिना नहीं पर जो बहुत पेन होता है यहाँ पे से सफोकेशन होता है चलने के लिए। तो उन्होंने ठीक है एक टेस्ट करवा लो, अगर ऐसा एंजियोप्लास्टी नहीं जो टेस्ट बोलते हैं, हाँ उसको करवा लो तो देख चेक कर लो कि क्या पता कुछ हो भी निकले बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो उसको करवाया मैंने तो फिर पता चला कि वजह से उन्होंने संतरी जी ने बताया कि 3 नस ब्लॉक थी। तो फिर पता चला कि मतलब ये कितना सीरियस है, मतलब सीरियसली बहुत सीरियस मैटर होता है ये सब। हम लोग हेल्प के लिए लेते हैं पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है इस चक्कर में, क्योंकि अगर आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है हार्ट में, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। तो फिर आखिरी में मुझे शांतनु जी को मतलब इनको रेफर किया गया कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो यहाँ पे आके दिखाएं। तो मैंने आके दिखाया तो उन्होंने अच्छे से प्रोसीजर किया। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा पैर भी थोड़ा ना किया जाए क्योंकि मेरे को काम रहता है मोबिलिटी की चक्कर, जैसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट भी ढंग से हैंडल किया, हाथ के थ्रू किया जो मैंने रिक्वेस्ट किया। तो बहुत सिंपल और बहुत क्लीन प्रोसीजर था और मैं बहुत आभारी हूँ शांतनु जी का, इन्होंने इतना अच्छे से हैंडल किया। और ये सीरियसली बहुत सीरियस मैटर है और लोगों को बहुत सीरियस लेना चाहिए, ये मेरा व्यू है। थैंक यू। पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहे, उन्हें फील नहीं हो कि उन्हें इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आधा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाता है, व्हाट आई थिंक। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस नाउ, मिस्टर भूपेंद्र। ये भी देखने में आपको जो भी लग रहा है, ही इज आल्सो यंग, है ना। एंड इनको सुबह 4 बजे दर्द हुआ था, आई थिंक 3-4 बजे के आसपास सुबह अर्ली मॉर्निंग चेस्ट में पेन हुआ। ईसीजी यहाँ पर एकदम तुरंत वाया मेरे को पता चला। एंड I still remember on that one particular morning at 6 o'clock I had to go for a camp. मेरे को बुलंदशहर या कहीं कैंप में जाना था, तो I was packing up for the same late night। मैं छूटा था यहाँ से and early morning 5 o'clock I had to get up and 6 बजे मुझे कैंप में जाना था। And 4:30 o'clock I got a call कि इनको एक पेशेंट आया, उनको हार्ट अटैक आया। ईसीजी देखा तो एंटीरियर वॉल है, मतलब लेफ्ट साइड की मेन नस में हार्ट अटैक पड़ा दिया था, सीधा हार्ट अटैक। चेस्ट पेन काफी हो रहा था, तुरंत आए क्योंकि as you all know priority is this thing only। तो आए हम और देखा कुछ चीजों का जो हमें ख्याल रखना पड़ता है। Why I'm saying this case was interesting is कि जरूरी नहीं है कि स्टेंट लगना ही पड़े। इनके केस में अटैक होने के बावजूद हमें स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। That's why this case was interesting। इनका जब अटैक पड़ा, चेंजेस दिया ईसीजी में, एवरीथिंग वाज देयर। क्योंकि ये चीज होती है कि यंग लोगों में कई बार एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से, या जो स्मोकर्स होते हैं या काफी देर तक क्रिकेट खेले, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ, खून गाढ़ा हुआ तो क्लॉट जम जाता है। और किसी आर्टरी में अगर क्लॉट जमकर 100% उस आर्टरी को ब्लॉक कर दे तो वो भी अटैक का कारण बन सकता है। ऐसे केसेस में कई बार अगर खून पतला करने की जो आईवी दवाई होती है वो हम दे दें, तो अगर वो क्लॉट बनने की स्थिति में होगा तो वो तुरंत ही खुल भी सकता है, फिर हमें स्टेंट प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आर्टरी पतली हो रखी है और तब क्लॉट जम गया है तो उसको खोलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसे बलून करके खोला जाए। लेकिन अगर आर्टरी अपने नॉर्मल कैलिबर की है, पिचकी नहीं है और क्लॉट जमा है, तो चांसेस होते हैं कई बार कि सिर्फ दवाई से ही वो खुल जाए। ऐसा ही इस केस में हुआ। मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उसका भी कुछ हिस्सा लिंक होता है हार्ट का। मैं आऊंगा उस पर, ब्रीफली मैं बता देता हूँ, इसका इससे कोई लिंक नहीं होता। प्रॉब्लम होती है वो हार्ट की होती है, तो उसे हमेशा सबसे पहले रखना चाहिए। सर्वाइकल और बाकी प्रॉब्लम्स का इलाज तो ओरल मेडिकेशन से भी हो जाएगा और वो जानलेवा नहीं है। सो इनके केस में जब ये टेबल पर आ गए कि एंजियोग्राफी हम करने जा रहे थे, बहुत सीरियस पेन हो रहा था, मेरे को अभी भी ध्यान है। इनको मैंने हेपारिन नाम की दवाई दी जो कि आईवी ब्लड थिनर होती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा अंदेशा था कि क्या पता मैं दे दूं और वो चीज क्लॉट पिघल जाए तो पहले ही सेव हो जाएगी, तो एक चांस उसका हम जरूर देते हैं। तो मैंने ऑन टेबल बिना एंजियोग्राफी करे पहले वाली दवाई दी और इनसे पूछा क्या दर्द में आराम हुआ। इंस्टेंट आराम हो गया। उससे बिना देखे मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया था कि शायद क्लॉट था और वो मूव कर गया होगा और आर्टरी खुल गई होगी। इट वुड सेव प्लेसिंग अ मेटल स्टेट इनसाइड हिज बॉडी। देखो स्टेंट प्लेस करने से कई यंग लोग डरते हैं, एम्बैरेस होते हैं सोसाइटी में, मुझे लगता है कि बताओ इतनी सी उम्र में स्टेंट लग गया।
ये नहीं करना है, आपकी जान बची वो मोर इम्पोर्टेंट है। किसी दूसरे की होगी वो भी लगवाएगा, लेकिन खिल्ली सबसे पहले बनाएगा। तो आपको सबसे पहले शर्म छोड़नी है। जान इज मोर इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एम्बैरेसमेंट। हमारी सोसाइटी में बच्चे और टीनेजर्स एक दूसरे का मजाक करते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में गोली खा रहे हो। सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है हमारे खासकर इस एरिया में। सो इनका एंजियोग्राफी फिर मैंने करा, और उस नस में हल्का सा वहां पर हमारे को अंदेशा हुआ कि यहाँ पर प्लॉट रुका हुआ होगा, बाकी वो खुल गया जैसा कि हमने प्रेडिक्ट करा। तो इनको सिर्फ दवाइयों पर रखा गया, स्टेट लगने की जरूरत नहीं पड़ी। ही वाज कंप्लीटली क्योर्ड। हाँ, एक चीज है कि लॉन्ग टर्म इनको खून पतला करने की दवाइयां जरूर चलेगी, क्योंकि इनकी बॉडी में वो क्षमता या वो डिफेक्ट है कि हम एक खून गाढ़ा ज्यादा कर रहे हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म ना हो तो कम से कम हम दवाई तो ले ही सकते हैं, और अपने हाइड्रेशन को अच्छा रख सकते हैं, पानी अच्छी तरीके से पी सकते हैं। जो इनका पंपिंग 45% था, ग्रेजुअली टाइमली हमने उस प्लॉट को रिलीव कर दिया, तो ग्रेजुअली वो 50-55% तक पहुंच इंप्रूव कर गया। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा भाई आपने पूछा ना कि हेलो, जैसा आपने पूछा ना कि सर्वाइकल का कुछ, तो मेरे केस में सर ऐसा हुआ था कि मुझे ना कम से कम 10 से 12 दिन पहले मेरे बैक साइड में दर्द है ना, मुझे सर्वाइकल का फील हो रहा था। एक दो उनसे मेरी बात हुई डॉक्टर राम से पहले, लोकल डॉक्टर जो थे उन्होंने बोला भाई आपको ना सर्वाइकल का टेस्ट करा दीजिए आप। मैंने जब वहां पर सर सर्वाइकल का टेस्ट कराया तो उस डॉक्टर ने मेरे से सीधा बोला भाई मुझे ना ये फील होता है, हार्ट से कंडीशन है ना सर, किसी को अटैक आएगा। मेरे केस में सर ना ये पूरा पेन स्टार्ट हो गया। हम सोच रहे हैं सर सर्वाइकल है, चेकअप नहीं कराते हैं, वो नहीं कराते। डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि सर आपको ना हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं उसे देखा कर, और एक रात 4 फरवरी की बात है सर, मैं शादी में था कहीं पर, मेरा ना माइंड ब्लैंक हो गया था, सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, बस मैं देख पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा। मैं घर पे जाके टैबलेट लेके स्क्रीन टाइप की, मैं सो गया। 4:30 बजे के आसपास मुझे पेन स्टार्ट हुआ। मैंने फिर 40 में यहाँ से डॉक्टर साहब ने, शांति सर ने मुझे जैसे उन्होंने बताया कि आपको आके वो जो टैबलेट थी उससे मुझे 7 और उसके बाद धीरे धीरे 40 की वजह से आईसीयू में रहा। इन्फेक्शन भी हो गया था बॉडी में बहुत ज्यादा बना। उसके बाद से डॉक्टर शांतनु ने जैसा प्रयास करते रहे, मुझे 20-22 दिन बाद पूरा रिलीव हो गया। मैंने अपनी लाइफ में तक स्मोकिंग नहीं की, कभी ड्रिंक नहीं की, कंटिन्यू चल जाता हूँ। जो कोरोना के बाद कंटिन्यू काढ़ा वाड़ा जो ग्राउंड में लेते वो लेता हूँ, उसके बाद भी समस्या आई है। तो लोगों को सर मेरा वाला टाइमली चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे ना ये हार्ट की प्रॉब्लम न्यू जनरेशन में स्पेशली ना हो। थैंक यू। हिस्ट्री से अंदाजा लगा कि शायद ब्लॉकेज है। इनको बताया गया, कन्विंस करा गया। शुरुआत में इनको भी नहीं लग रहा था, साथ में इनके रिलेटिव थे, उन्होंने भी बोला कि कोई एविडेंस तो मिले। इको में ऐसा नहीं लग रहा, ईसीजी में नहीं लग रहा, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? तो कई बार क्लिनिकल और एक्सपीरियंस से लगता है, जो पता चलता है कि उससे ही आगे हमें बढ़ना पड़ता है। तो ये बात मैं फैलाना चाहता हूँ, ये बात मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि कई बार ईसीजी, इको, टीएमटी सब नॉर्मल आता है। क्लिनिकल जो सेंस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज से सालों पहले जब ईसीजी, इको ये सब नहीं होता था, अटैक तब भी पढ़ते थे और डॉक्टर सिर्फ अपने क्लिनिकल जजमेंट पर ये सब करकर आगे बढ़ते थे। तो विद ट्रस्ट ही केम हियर, माने, बात समझे, ट्रस्ट किया, एंजियोग्राफी करी, उसी रात पर खड़ा ही था। बात मानी, हैरान ये भी हो गए थे इनको जब दिखाया कि ऐसा कैसे। तो बात मानी गई, सब समझाया गया, ट्रस्ट खोली गई, इंस्टेंट आराम हुआ। So I would like him to tell his part of story. गुड आफ्टरनून सबको। मैं दिल्ली था एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट खाना वाना खाने के बाद जब मैं वहां से चला तो मेरे यहाँ पर हल्का सा पेन हुआ, जैसे घुटन टाइप की हो जाती है। घुटन हो तो मेरे साथ में बंदा था, मैंने कहा मुझे तो ऐसा दिक्कत सी थोड़ी सी, और मुझे ऐसा लग रहा कि तेरे सांस नहीं आ रहा। मैं वहां से बगल में ही मैक्स हॉस्पिटल पड़ती थी,
वहां जाकर मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैक्स वाले ने मुझे इतना डरा दिया कि क्या करा था, मुझे ड्रिंक करता हूँ, हाँ ड्रिंक कर लेता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको अटैक से पता चला कि आपको जो सही हो एम्बुलेंस में जाओगे यहाँ से क्या करना। उस बीच में जब हम घर के पता लगा कि तो भाई का हुआ, तो भाई से बात हुई, तो मेरे घर के बोले कि जो हम ट्रीटमेंट जो वहीं करा के यहाँ पुलिस हॉस्पिटल में कराएंगे। तो उन मैक्स वालों ने मुझसे बोला तुम खड़े क्यों हो जाते बार, तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि मुझे लगी रहता क्योंकि यहाँ से जाएगा तो एम्बुलेंस से जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बीपी एकदम हाई हो गया। मैंने जो होगा ठीक है, अपनी गाड़ी से आया, डॉक्टर साहब से बराबर बात चल रही थी। शाम को संडे का दिन तो कम से कम 1.5 घंटा अपने यहाँ पे लगे थे। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब आके ये भी 7 साढ़े 7 बजे करीब आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बता देता हूँ, मैं सच सही हूँ। मेरा एक डॉक्टर मेरे दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने इनसे कंसल्ट की एक जो नहीं कोई इसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन ये भी बोला कि मैं एक बार कर लेता हूँ, सहाय करके एग्री हो गई। उसमें मेरी जो डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो 70-80% ब्लॉक है। तो उस दिन से डॉक्टर साहब समझने हमारे जो स्टंट डालते सही, उस दिन तो सही है, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम तो होती कभी और तो वैसे सही है, आगे ट्रीटमेंट सही था। धन्यवाद। तो 2 दिन बाद ये आ नहीं पाए। उसके बाद जो है आई थिंक उसके अगले हफ्ते में, दिस वाज डन ऑन फ्राइडे और समथिंग, सैटरडे शायद डिस्चार्ज हुए थे या फ्राइडे डिस्चार्ज हुए थे, मंडे को होना था। देन इट वाज पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट वीक। संडे को किसी का एग्जाम था, आई थिंक नीट का पेपर था इनके घर में बच्चों का, तो वो डिले हो गया। एंड देन अगेन ऑन मंडे वो नहीं आ पाए, एंड आई थिंक थर्सडे को या वेडनेसडे को आ पाए थे। देन जब ये आए अपनी नसें कराने के लिए, तो मतलब 1.5 हफ्ता गुजर चुका था। इनको टेबल पर लेकर हमने जब एंजियोग्राफी स्टार्ट करने वाले थे, तो देखा इनका पल्स रेट 145 घूम रहा था, जो कि हो सकता है कि 145-120, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं हो रही थी, वीकनेस फील कर रहे थे और हल्का सा घबराहट। क्योंकि ये इनको एंजाइटी का भी प्रॉब्लम रहा है पहले, तो वी थॉट कि एंजाइटी होगी, उसके लिए कुछ दवाइयां ली कि एंजाइटी कम हो जाए, लेकिन उससे 145 से 144 भी नहीं हुआ इनका पल्स रेट। हम लोग थोड़ा रिलक्टेंट थे ऐसी कंडीशंस में। हमने ईसीजी कराया तो हमें दिखा कि ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन, इसको हम बोलते हैं, उसमें थे। अब हमेशा आगे बढ़ने के लिए ऐसी कंडीशन जो एरिथमियाज होते हैं हार्ट के, उसको कंट्रोल करने के बाद ही आगे बढ़ना होता है। वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं और बिना उसके भी हो सकते हैं। इनको आईसीयू में रखा गया, उस दिन एंजियोप्लास्टी नहीं करी, इनको आईसीयू में रखा गया, दवाइयां दी गई 24 घंटे के लिए कि वो उससे रिजॉल्व हो जाए। जो एसवीटी होता है और डायग्नोसिस होती है ईसीजी पर, वो कई बार ऐसा होता है कि उसके प्रोबेबल कॉजेस निकाले जा सकते हैं, 100% नहीं बताया जा सकता कि ये कॉज है उसका और ये दवाई असर करेगी। तो मल्टीपल दवाइयां दी जाती, 2-3 दवाइयां दी गई, कंसल्ट करा गया अलग अलग जगह। आई हैव अ फ्यू कलीग्स एंड सीनियर्स जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, वो अलग ही फील्ड हो जाती है। दवाइयां दी गई, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट कि 145 से 144 भी नहीं हुई थी, and he was continuously in that thing। तो एक ख्याल ये भी आया कि भाई एंजियोप्लास्टी कर दी जाए। मैंने लेक्चर दिया था, so that cardiologist knew me। तो जैसे ही इनको पता चला, इनका कांटेक्ट हुआ, तो वो बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने बोला अगर मैं हूं, तो उन्होंने मेरे से बात कराई, and he was totally agreeing with whatever the things are। तो ये पॉइंट भी मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, हम उनसे कंसल्ट करेंगे, हमारे फैमिली कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे कंसल्ट करेंगे, फ्यू ऑफ देम फ्लूक मारते हैं, कुछ के वाकई होते हैं डॉक्टर। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आई एम ओपन कि आप उनसे मेरी बात करें, डिस्कस करें। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ले जाकर ही उनसे बात करें। उनसे अगर आप फोन पे बात करेंगे, आपका समय बचेगा, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट बचेगा जो बीच में हो सकता है, एंड थिंग्स विल गेट क्लियर। तो हमेशा वो चीज तभी क्लियर करनी चाहिए जब दूसरा डॉक्टर आपसे बात करने को राजी है। तो ऐसा ही इस केस में हुआ, उनकी मेरे से बात हुई, उनको ट्रीटमेंट प्लान समझाया गया, एवरीथिंग वेंट वेल। हमने फिर लास्ट में इनको शॉक दिया, क्योंकि दैट वाज द लास्ट रिजॉर्ट। फैमिली थोड़ा रिलेक्टेड थी, लेकिन ट्रस्ट था इनको मेरे पर।
शॉक दिया, एक शॉक देते ही इनका जो टैकीकार्डिया था वो रिवर्ट बैक करके नॉर्मल रिदम आ गई। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स वर आल्सो रिलीव्ड इंक्लूडिंग हिम। सारा चीज नहीं हुई। तो एक वाकया इनका मैं बताना चाहूंगा, जो खुद भी बताएंगे। उस दिन के बाद से इन्होंने बोल दिया कि सर मैं पानी भी पीऊंगा तो आप बोलोगे तो पीऊंगा। प्लीज।